तो स्टूडेंट आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन में मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर देखने जा रहे हैं। आपका ये कोई प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, करेक्ट है। मान लीजिए यहां पर कोई मैंने मास ले लिया, ये जो मास है डाउनवर्ड डायरेक्शन पर mg अप्लाई कर देगा, करेक्ट है। और मास सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर और प्लेन की डायरेक्शन में हम लोग mg के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस के परपेंडिकुलर और प्लेन के अलोंग। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो अगेन ये थीटा हो जाएगा और इधर mg cos थीटा, यहाँ पर mg साइन थीटा आपका आ जाएगा, करेक्ट है। और जब टेंडेंसी बॉडी का डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन अपोजिट जाएगा। फ्रिक्शन जो है आपका F इक्वल टू म्यू आर, फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं कि बॉडी जो है आपका, ये बॉडी हो गया, बॉडी जो है एक्सेलरेट हो रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो इक्वेशन क्या क्रिएट होगा, बॉडी से पूछा जाएगा। तो बॉडी पर दो एरो आ रहे हैं आपका mg साइन थीटा के और फ्रिक्शन के, तो यहाँ पर mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो बॉडी से पूछा जाएगा कि कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो वो बताएगी mg साइन थीटा माइनस एफ। लेकिन अब एक स्टूडेंट है जिसको मालूम है सिर्फ F इक्वल टू एम ए, जिसको क्या मालूम है, सिर्फ F इक्वल टू एम ए। तो वो क्या बताएगा कि मेरे ऊपर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, वो क्या बताएगा मेरे ऊपर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो आइए आप भी देख सकते हैं इसमें, अगर आपको मतलब प्रीवियस लेक्चर से इसको कनेक्ट करना है तो आप लोग इसको, जिन बच्चों को कम अच्छे से समझ में आया था या जिनको कोई प्रॉब्लम थी, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर चाहते हैं तो फिर से देख सकते हैं, अगर उनको आता है तो अच्छी बात है। तो mg साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा, सही है। और इधर r इक्वल टू mg, भाई देखिए ये r है, ये mg cos थीटा है, r इक्वल टू mg cos थीटा इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, सही है। अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्रिएट हो जाएगा। आपको मालूम है mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर इक्वल टू एम ए हो जाएगा। mg साइन थीटा माइनस म्यू, और r की वैल्यू कितनी है, mg कॉस थीटा, एम ए हो जाएगा। m से m सब कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, a का वैल्यू g साइन थीटा और माइनस म्यू, g कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, आपका इस तरीके से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, सही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें आप साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आपका एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। अब हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में, मतलब मान लीजिए स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन हमको नहीं लेना होगा, तो यहाँ पर आप म्यू को जो है जीरो कर देंगे। अगर स्मूथ सरफेस है इट मीन्स अगर फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, तब इस सिचुएशन पर आपको, और आगे हम लोग देखते हैं कि इसी सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एक्सेलरेशन दे दिया। अगर ये कोई इंक्लाइन बोर्ड लेते हैं और इसमें बॉडी को रखकर एक्सेलरेशन दे देते हैं, तो
यहाँ पर हमने इसको एक्सेलरेशन दे दिया b, ये बॉडी हो गया, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन पर mg, ये एंगल थीटा है, mg के दो, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा r, mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे एंगल थीटा के साथ में, mg cos थीटा, एंगल बिना एंगल के साथ में mg sin थीटा। सही है। अब आपने एक्सेलरेशन दिया है तो यहाँ पर फोर्स, बॉडी का मास अगर m है तो इधर भाई आप बोर्ड इस पर फोर्स लगा रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई डस्टर ले लिया, ये है, अब हम लोगों ने ये फोर्स लगा, इधर एक्सेलरेशन आ रहा है तो ये फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी मास जो है उतना ही फोर्स इधर लगा देगी mb, तो आपका mb हो जाएगा। mb को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, mb को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं mb को दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं। भाई इसके अलावा एक फोर्स आ जाएगा और एक इधर चला जाएगा, करेक्ट है। तो इधर आ जाएगा m, ये आपका mb है, mb। अच्छा एक चीज ये भी है कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक क्रॉस लाइन कट करता है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये थीटा है तो यहाँ पे ये भी थीटा आ जाएगा, तो थीटा के साथ में mb cos थीटा आ जाएगा, करेक्ट है। और थीटा के बिना साथ में तो ये आपका mb sin थीटा जनरेट हो जाएगा। सही है। एक बार इस डायग्राम को क्या फिर से देख लिया जाए, बताइए, इसको फिर से देख लेते हैं अगर ऐसी कोई बात है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं और इसको और अच्छे से देख लेते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, ये आपका बॉडी हो गया, डाउनवर्ड एक्शन पर mg आ गया, करेक्ट है। ये थीटा है, सही है, ये थीटा है एंगल, ये mg है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर r जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा ये भी थीटा, एंगल के साथ में mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। हमने mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक इधर सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के अलोंग। तो सरफेस के परपेंडिकुलर एंगल के साथ में mg cos थीटा, एंगल के बिना साथ में mg sin थीटा आ जाएगा, सही है। और इधर जो है हमने एक्सेलरेशन दिया है तो जितना बॉडी प्लेन पर फोर्स लगाएगा, प्लेन जितना बॉडी पे फोर्स लगाएगा उतना ही बॉडी प्लेन पर फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में आपका mb आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था दो पैरेलल लाइन को अगर एक क्रॉस लाइन कट करता है तो ये थीटा है, तो यहाँ भी थीटा, करेक्ट है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये थीटा आ रहा है तो यहाँ पर थीटा। तो mb को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, प्लेन के अलोंग एंगल के साथ में mb cos थीटा और इधर mb sin थीटा आ जाएगा, सही है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सीलरेशन a आ रहा है, तो क्या इक्वेशन क्रिएट होगा? जो r है वो देखिए, r जो है mb sin थीटा और mg cos थीटा हो जाएगा। तो लिख दिया जाए इक्वेशन, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको एक्सेलरेशन b दिया था, तो आपका जो r है वो mg cos थीटा प्लस mb sin थीटा आ जाएगा, सही है। और एक्सेलरेशन इधर अगर जनरेट हो रहा है तो बॉडी से अगर पूछा जाएगा तो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा
और माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एम ए। तो आपको ये दो इक्वेशन यहाँ पर जनरेट हो गई। इन दोनों इक्वेशन में आपको तो हमें नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगा। इन दोनों इक्वेशन में आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। अब इसी में अगर आप चाहें तो फ्रिक्शन भी जनरेट कर सकते हैं। इसी में आप अगर चाहें तो फ्रिक्शन भी, बहुत से लोग इस एम को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कहते हैं कि भाई हमारा ए का वैल्यू आ जा रहा है, हमारा ए का वैल्यू आ जा रहा है। इसी में अगर आप चाहें तो फ्रिक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मोशन के जस्ट अपोजिट आपका क्या जनरेट हो जाएगा, फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आर होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, एफ म्यू आर हो जाता है, करेक्ट है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आगे हम लोग पुली वाले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पुली वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। पुली का लॉजिक पहले समझते हैं कि पुली के लिए क्या लॉजिक अप्लाई होता है। तो ये आपका एक पुली हो गया, करेक्ट है। और पुली में हमने दो मासेस ले लिए हैं। पुली में क्या ले लिए, दो मासेस ले लिए। मासेस क्या है जरा मुझे बताना चाहेंगे, मासेस क्या है। ये क्या मास है, m1। तो हम लोगों ने ये m1 ले लिया और इधर m2 हो गया। और कुछ समय के लिए हमने सपोज कर लिया कि मान लीजिए m1 ग्रेटर है ना, m1 ग्रेटर है कि m2 ग्रेटर है, आप किसको ग्रेटर लेना चाहते हैं तो आप कोई भी ग्रेटर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आपने m1 ग्रेटर ले लिया तो इधर इसमें ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ये बॉडी अगर ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही है तो ये ए एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग तो एक है, दो स्ट्रिंग तो है नहीं, एक ही स्ट्रिंग जनरेट हुई है। तो दोनों में क्या जनरेट हो जाएगा, टेंशन टी जनरेट हो जाएगा। इधर दोनों में टेंशन टी जनरेट हो जाएगा, सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड एक्शन पर m1 जी लगेगा और यहाँ पर डाउनवर्ड एक्शन पर m2 जी लगेगा, करेक्ट है। तो चलिए एक बार बॉडी से पूछते हैं, ठीक है। तो बॉडी क्या कहेगी, मेरे ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, टी और m1 जी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, भाई जीत कौन रहा है इसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो m1 जी फोर्स जीत जा रहा होगा। तो जीतने का मतलब क्या है, m1 जी माइनस टी। ऐसा तो बॉडी ने बताया कि मेरे ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ऐसा बॉडी ने बताया है। लेकिन एक लड़का है जिसको क्या मालूम है, सिर्फ बताइए भाई, जिसको क्या मालूम है, सिर्फ F इक्वल टू एम ए मालूम है। तो ये तो कहेगा कि बॉडी में जो फोर्स लग रहा है वो m1 a लग रहा है, करेक्ट है। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। फिर इस दूसरी बॉडी से पूछो तो जो बॉडी में एरो निकल रहे हैं उसी से बस मालूम होगा। तो इसमें क्या है, एरो टी का आ रहा है बॉडी में, इस बॉडी में एरो जो है वो टी का आ रहा है और m2g का आ रहा है। बॉडी अपवर्ड एक्शन में जा रही है तो कौन सा फोर्स जीत रहा होगा, टी वाला फोर्स जीत रहा होगा। तो यहाँ पर आपका t माइनस m2g आ जाएगा, करेक्ट है। और ये आपका, ये लड़का क्या बताएगा, F इक्वल टू एम है, तो ये तो इसको देख के बोलेगा कि फोर्स m2a लग रहा है। दोनों को उठा के मैंने ऐड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपका m1g माइनस m2g इक्वल टू m1a प्लस m2a आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ से आपका m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g इक्वल टू a, क्या देखिए a की वैल्यू यही आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए, क्या वैल्यू यही आ रही है, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ पर देखा है, करेक्ट है। एक बार बॉडी से पूछना है भाई कितना फोर्स लग रहा है, तो बॉडी के एरो जो है वो बताएंगे, तो बॉडी से एरो निकल रहा है तो बॉडी से एरो m1g और t लिख रहा है। जीत कौन रहा है, बॉडी नीचे जा रही है यानी m1g जीतेगा। तो m1g माइनस टी, m1g माइनस टी, और वो लड़का बता रहा है F इक्वल टू एम है तो वो फोर्स m1a के इक्वल हो जाएगा। इधर बॉडी से पूछा जाएगा तो बॉडी से दो एरो निकल रहे हैं, t और m2g, जीत रहा है तो t माइनस m2g, t माइनस m2g हो जाएगा और ये m2a हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, आंसर आ गया, सही है ना। तो
अच्छा, इसको जो है डायरेक्ट भी बहुत से लोग करते हैं, तो देखते हैं डायरेक्ट कैसे करा जाता है। इसमें डायरेक्ट ये माना जाता है कि ये सिस्टम पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो ये जो सिस्टम मूव कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस कौन होंगे, एक तो ये मुझे लग रहा है m1g और एक m2g, सही है ना। इसीलिए तो ये सिस्टम मूव कर रहा है। तो m1g और माइनस m2g कर देते हैं, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, m1g माइनस m2g, ये आपका जो है फोर्स आ जाएगा। चूंकि सॉरी फोन आ गया, साइलेंट लगा दिया मैंने, सॉरी। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स आ जाएगा m1g माइनस m2g, यही तो सिस्टम को मूव करा रहा है, करेक्ट है। और मास, सिस्टम का मास क्या माना जाएगा, m1 प्लस m2। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बहुत से लोगों को अगर डायरेक्ट लिखना हो तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, करेक्ट है, सही है कि नहीं सही है। अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो, इफेक्टिव फोर्स अपॉन नेट मास। तो इफेक्टिव फोर्स कितना है भाई, इस सिस्टम को मूव कराने के लिए देखा जाए m1g और m2g है, तो m1g डाउनवर्ड पर है और इधर ये m2g ऊपर है, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा और टोटल मास m1 प्लस m2 होगा, करेक्ट है। तो ये आपने यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट है। यही ए का वैल्यू आप किसी भी दो इक्वेशन में पुट कर देंगे। दो इक्वेशन हम लोगों ने कौन सी बनाई थी भाई, बता देना मुझे, दो इक्वेशन क्या बना था, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a बनाया था, और क्या बनाया था, t माइनस m2g इक्वल टू m2a, यही तो दो इक्वेशन बनाई थी मैंने। ऐड करने पे सब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट है। ये दो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था, तो सॉल्विंग तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब बात आती है कि ए का वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो आपका टी का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, टी इक्वल टू m1g माइनस m1a, यही तो है, यही है ना। या फिर डायरेक्ट, भाई टी तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये करना मुझे, मैं डायरेक्ट आपको अप्लाई कर देता हूँ। भाई दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ए का वैल्यू आ गया, डायरेक्ट टी की वैल्यू कितनी आ रही है, m1g है ना, टी कितना है, m1g है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना टी इक्वल टू m1g और नहीं टी का वैल्यू कितना, ये जो बॉडी है वो m1a से नीचे जा रहा है, m1a से डाउनवर्ड एक्शन पे जा रहा है ना, और m1a जो है तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर सरफेस और पुली दोनों का ही यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस पर हम लोगों ने पुली अप्लाई कर देना है, तो ये हमने पुली ले लिया, और यहाँ पर कोई मास और ये इसमें स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये आपका सेकेंड मास आ गया कोई, करेक्ट है। हमने दो मासेस लिए हैं, सरफेस लिया है और इसमें देखते हैं कि हमारा मास जो है, मैंने इसको क्या लिया है, देखिए m1, इसको मैंने m1 लिया है और ये आपका m2 लिया है। स्ट्रिंग एक है, ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रिंग दो है, स्ट्रिंग एक है, तो दोनों में टेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो दोनों में टेंशन को हमने सेम कर दिया है, ठीक है। डाउनवर्ड एक्शन पर आपका m1g, सही है, करेक्ट है। और इधर क्या होगा डाउनवर्ड एक्शन पर m2g। यहाँ पर आप देखिए सरफेस है ये, तो सरफेस है, इसका मतलब रिएक्शन फोर्स भी जनरेट होगा। कोई प्रॉब्लम समझने में, तो ये आपका m2g और ये r दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सही है ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और सिस्टम में अगर एक्सेलरेशन a जनरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना जनरेट हो रहा है, a,
तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, बॉडी से पूछ लेते हैं। बॉडी में दो एरो निकल रहे हैं, कौन कौन से दो एरो हैं, आपका टी का एक एरो है टेंशन का और एक M1G का। तो कौन जीत जाएगा इसमें, हाँ डाउनवर्ड एक्शन पे बॉडी M1G जा रही है तो M1G जीतेगा। तो M1G माइनस टी इक्वल टू, और वो एक लड़का बना देते हैं जो हमेशा F इक्वल टू एम ए बताता है, F इक्वल टू एम ए बताता है। तो बॉडी से पूछा गया तो उसने एरो देखे M1G के और टी के, तो M1G जीत रहा था, बॉडी डाउनवर्ड जा रही थी, M1G माइनस टी। और ये क्या, वो लड़का क्या बता रहा है, F इक्वल टू एम ए यानी M1A। एक बार आप बॉडी से पूछ लीजिए फोर्स क्या लग रहा है तो वो अपने एरो देखकर बता देगी, और एक बार उस लड़के से पूछ लीजिए तो वो F इक्वल टू एम ए बता देगा। तो चलिए अब इसमें क्या है, इसमें बॉडी से पूछ रहे हैं तो कितने एरो निकल रहे हैं, हालांकि एरो 3 निकल रहे हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बॉडी बता रही है मेरे ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, टी, लेकिन ये लड़का क्या बताएगा, M2A बताएगा। तो दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से M1G इक्वल टू M1 प्लस M2A आ जाएगा। तो A इक्वल टू M1 अपॉन M1 प्लस M2G। क्या आंसर मैच कराएं, यही आंसर आ रहा है आंसर ये। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर, लेकिन एक बात है, हम लोगों ने फ्रिक्शन नहीं अप्लाई करा है। हम लोगों ने क्या नहीं अप्लाई करा है, फ्रिक्शन। तो हम लोग अगर चाहें तो फ्रिक्शन भी लेंगे। आंसर तो सही आ रहा है भाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सही आ रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यही आ रही है, आप मैच करा लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं क्या रफ कर दूं, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं फ्रिक्शन जनरेट कर देता हूँ, क्या जनरेट कर देता हूँ, फ्रिक्शन। तो बॉडी जब इस डायरेक्शन पे मूव करेगी तो ये एयर में है, एयर में तो कोई फ्रिक्शन नहीं जनरेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन आपका मोशन के अपोजिट आपका फ्रिक्शन जनरेट होगा। सही है, एफ क्या होता है, म्यू आर होता है। तो यहां पर अब मैंने केस 2 जो बनाया है, केस 2 में यहां पर फ्रिक्शन अप्लाई कर दिया। केस 2 में क्या आ जा रहा है, फ्रिक्शन आ जा रहा है। तो अब इक्वेशन बनाते हैं, पहली बॉडी से पूछेंगे, डाउनवर्ड में जा रही है तो M1G जीत जाएगा। M1G फोर्स, पहली बॉडी से पूछा कितना फोर्स लग रहा है तो उसने एरो देखे, दो एरो आ रहे हैं M1G और T, यही तो दो एरो आ रहे हैं। तो M1G माइनस T, ये बॉडी ने बताया कि भाई फोर्स लग रहा है। और लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पर आगे देखा कि क्या कहते हैं, हम लोगों ने एक बार जब आगे देखा तो इस लड़के से पूछा तो कितना आ जाएगा, M1A आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, M1A। अब इस बॉडी की बात आई, इस बॉडी के बारे में देखते हैं। तो यहां पर तो R इक्वल टू M2G है, R इक्वल टू M2G है, करेक्ट है। और यहां पर इस बॉडी से पूछा जाएगा कितना फोर्स लग रहा है, तो बॉडी पर देखो कितने एरो निकल रहे हैं, 4, R इक्वल टू M2G हो गया, और T और F फ्रिक्शन। तो बॉडी क्या बताएगी, हाँ भाई बताइए रितेश साहब, बॉडी क्या बताएगी, फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी पर, बताइए। नहीं, इसमें फ्रिक्शन आप देखिए भूल रहे हैं, यही बच्चों केस 2 में फ्रिक्शन आ चुका है, तो इसलिए बॉडी में मोशन इधर हो रहा है तो जीतेगा कौन, टी। तो क्या आएगा फोर्स, बिल्कुल सही बात बताई, T माइनस एफ फ्रिक्शन, T माइनस एफ जो है ये फोर्स लग रहा है। और ये लड़का क्या बताएगा कितना फोर्स लग रहा है, M2A फोर्स बता देगा। ठीक है, अच्छा एक चीज ये भी है, दोनों को उठा के ऐड कर देते हैं तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, M1G माइनस एफ इक्वल टू M1 प्लस M2A आ जाएगा। F फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आर, म्यू और आर कितना है, M2G है। तो हम लोग अब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू M2G, M1। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या,
भाई इस बॉडी से पूछो कितना फोर्स लग रहा है, तो ये अपने एरो देखेगी, दो एरो जा रहे हैं, बॉडी नीचे जा रही है, तो कौन सा फोर्स जीत रहा है, m1g, तो m1g माइनस टी हो जाएगा। ये किसने बताया m1g माइनस टी फोर्स लग रहा है, ये बॉडी ने बताया। लेकिन ये लड़का क्या बताएगा, तो ये इक्वेशन पहली समझ में आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, यहां पर फ्रिक्शन जनरेट हो गया है, तो अब अगर आप देखें बॉडी से पूछेंगे तो बॉडी क्या बताएगी, कितने फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्सेस लग रहे हैं, तो R इक्वल टू m2g हो जाएगा। तो R इक्वल टू m2g हो जाएगा, क्योंकि ना बॉडी हवा में उछल रही है और ना बॉडी फर्श के अंदर जा रही है, तो दोनों इक्वल होंगे ना, इसका मतलब। तो R इक्वल टू m2g कर दिया। लेकिन हॉरिजेंटली देखा जाए तो मोशन हो रहा है, हॉरिजेंटली देखा जाए तो मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है तो यानी यहाँ पे फोर्स आ रहा होगा। तो बॉडी से पूछ लो कितना फोर्स लग रहा है, तो बॉडी क्या बताएगी, मोशन इधर हो रहा है इसलिए जीतेगा टी, तो टी माइनस एफ फोर्स लग रहा है, ये बॉडी ने बताया टी माइनस एफ लग रहा है। लेकिन एक लड़का है वो हमेशा एफ इक्वल टू एम ए बोलता है, तो वो क्या बोलेगा कि फोर्स m2a लग रहा है। सही है ना, दोनों को उठा के मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आपका टी से टी कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू आ गया। हमने एफ क्या होता है म्यू आर, एफ क्या होता है म्यू आर, और आर की वैल्यू m2g, आर की वैल्यू m2g, तो f की वैल्यू म्यू m2g लिख दिया मैंने, करेक्ट है। तो यहां से आ रहा है m1 माइनस म्यू m2 अपॉन m1 प्लस m2 g इक्वल टू a। तो क्या ये देखिए a का वैल्यू यही आ रहा है, सही है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पुली के केस में भी हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर पुली और फ्रिक्शन दोनों आ रहे थे। अब एक लास्ट केस, थर्ड केस हम लोग और देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे लॉजिक के साथ मिलेंगे। तो लास्ट केस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, लास्ट केस की तरफ। यहाँ पर सरफेस है और इसमें मैंने क्या करा, दो पुली को जनरेट किया और बीच में यहाँ पर मास ले लिया, ये मास कैपिटल M है, और ये मेरा स्ट्रिंग आया, इधर स्ट्रिंग आया, और यहाँ पर मैंने मासेस जो हैं वो अप्लाई कर दिए। ये मास कितना है m1 है कि नहीं है, और इधर मास कितना है m2, और ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड की अपवर्ड, क्या एज्यूम करा जाए, डाउनवर्ड हम लोग एज्यूम कर लें। तो चलिए भाई इसको हम लोगों ने डाउनवर्ड एज्यूम कर लिया, एक्सेलरेशन a से जा रहा है। अगर ये एक्सेलरेशन a से डाउनवर्ड जा रहा है तो ये a एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा, और इसमें मास में ये डायरेक्शन रहेगा, करेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, मतलब FVD डायग्राम को क्रिएट करते हैं। डाउनवर्ड एक्शन पे कितना फोर्स लगेगा, m1g। अच्छा हाँ, एक तो बात हम लोग भूल ही गए, जब स्ट्रिंग है तो टेंशन आएगा, क्या आएगा, टेंशन, स्ट्रिंग है तो टेंशन आएगा। तो क्या टेंशन सब जगह इक्वल रहेगा, बताइए, क्या टेंशन इक्वल रहेगा, टेंशन इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रिंग है तो यहाँ पर T1 लिख लेते हैं, और ये एक अलग स्ट्रिंग है तो यहाँ पर T2 आ जाएगा। स्ट्रिंग जब डिफर हो जाती हैं तो टेंशन भी डिफर हो जाता है, क्यों रितेश, जब स्ट्रिंग डिफर हो जाती हैं तो टेंशन भी डिफर हो जाता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन पर m1g, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन पर m2g आ जाएगा। तो क्या अब हम लोग इक्वेशन क्रिएट करें, पहली बॉडी से पूछ ले क्या, तो पहली बॉडी से पूछा जाएगा क्या फोर्स लग रहा है, तो क्या बताएगी, m1g माइनस टी। हमने यहाँ पर t माइनस m1g क्यों नहीं करा, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, यानी हो ना हो m1g ज़्यादा होगा, तो m1g माइनस T1 ये फोर्स लग रहा है, करेक्ट है, इस बॉडी पर। लेकिन जो एक लड़का है फिर वही बात है कि वो हमेशा क्या बताता है, F इक्वल टू एम ए। एक लड़के को सिर्फ मालूम है कि फोर्स F इक्वल टू एम ए लगता है, तो वो लड़का इस बॉडी को देखेगा, एक्सेलरेशन को देखेगा, तुरंत क्या बता देगा, m1a फोर्स लग रहा है, करेक्ट है। यही काम हम लोग इस बॉडी से करते हैं, बॉडी किधर जा रही है, अपवर्ड, तो कौन जीतेगा, T2 की m2g,
तो T2 माइनस M2G और कितना आ जाएगा, M2A आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, सही है ना। अब इस बॉडी से पूछ लिया जाए, पहले इसका में क्या करा जाए, क्या mg लिख ले डाउनवर्ड डायरेक्शन पे और रिएक्शन फोर्स R जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर R इक्वल टू, या यहाँ लिख लो R इक्वल टू mg, करेक्ट है। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, करेंगे कैंसिल आउट, नहीं करेंगे। तो ये बॉडी क्या ऊपर जाएगी, ये बॉडी क्या नीचे जाएगी, भाई ये सरफेस है ना ये बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे जा रही है, मोशन तो इधर हो रहा है ना। तो कौन फोर्स जीतेगा, T1 की T2, T1 जीतेगा फोर्स, क्योंकि मोशन इधर हो जाएगा, एक्सीलरेशन का एरो इधर लगा हुआ है, तो मोशन इधर होगा तो बॉडी इधर मूव करेगी। तो क्या बॉडी से पूछा जाएगा तो कितना फोर्स लग रहा है, T1 माइनस T2, ये बॉडी बता रही है, ये लड़का क्या बताएगा, तो ये ME। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, ठीक है। एक बात, अच्छा मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब आपको थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से आता है तो उसके बाद आप उस टॉपिक पर कम से कम 20 क्वेश्चन या उस चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करिए। जब आप एक टॉपिक पर 20 या पूरे चैप्टर पे 100 एग्जाम्पल देखकर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद अब आपकी वो सिचुएशन या टेंडेंसी जनरेट होगी कि अब आप नीट या जेईई मेंस के क्वेश्चन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं 11th और 12th की तरह सिर्फ मैंने अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया और मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा और मुझे सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। आपको थ्योरी के साथ एग्जाम्पल कम से कम एक चैप्टर में कम से कम 50, 60, 70 एग्जाम्पल सॉल्व करिए, तब आपके अंदर वो टेंडेंसी जनरेट हो पाएगी कि अब आप आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच सिर्फ थ्योरी से सॉल्व नहीं हो जाएगी, उसके लिए आपका अच्छा प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट और कुछ अच्छे लॉजिक के साथ मिलते हैं।